हाय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। और अभी जो अपना चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका फोर्थ लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं अपने आपको यूट्यूब चैनल पे, जिसका की नाम है डीके सर फिजिक्स इंस्टीट्यूट। बोलने से पहले सोचना होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे चैनल का वेलकम कर दें, वैसे उसका भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट्स करके बताइए कि आपकी और रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मैं यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। लूप इन द सेंस सर्कुलर लूप, हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। काफी सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है। आ, थोड़ा सा और इसको छोटा कर ले, क्यों, क्या अच्छा है। ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। आप कहोगे कि सर ने बीच में कट क्यों कर दिया। ये जो कट है बेटा, ये काफी स्मॉल है। ये इसमें करंट जा रही है, ये चली गई करंट, ठीक है। और ये मान लीजिए इस लूप का सेंटर है, ठीक है, इसको हमने मान लिया सेंटर है। इसका जो रेडियस है ना, ये हमने एज्यूम कर लिया आर। कुछ बुक्स ने इसको स्मॉल ए से डिनोट किया है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर ये बोल रहे हैं रेडियस ऑफ द लूप इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 5 रख देना। अगर ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या किया इस पर कि एक इसमें छोटा सा यहां पे कोई भी सेगमेंट ले लिया, एक यहां पे सेगमेंट ले लिया डीएल, यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया डीएल। इस डीएल की वजह से हमने एज्यूम किया कि सेंटर पे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, डीबी। ड्यू टू डीएल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज डीबी। डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड पाम रूल लगा लें हम। ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, हम कैसे करते हैं, रिमाइंड करा दें आपको। थंब की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर फिंगर्स को हम उस पॉइंट पे दिखाते हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हो गई करंट, ये हो गया फोर फिंगर्स, और ये हो गया पाम। ये कहां जा रहा है, अंदर, यानी क्या होगा, क्रॉस। दूसरी तरफ आपको बताएं, एक सिंपल तरीका होता है, आप याद रखिएगा सीसी। सीसी, अब आप कहोगे यार सीसी का मतलब क्या है। क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो क्रॉस होगा सेंटर, क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज में डॉट होगा एडी, ठीक है। तो हम लोग उस पर बाद में करेंगे। यहाँ पे कुछ डॉट दिखाई दे रहा है, चलो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल सेगमेंट डीएल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टीपी। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। थीटा क्या होगा, यहां थोड़ा ध्यान से देखो।
कोई भी सरकमफेरेंस से अगर एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो यहां पे जो एंगल बनता है ना बेटा, ये 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो ये क्या होगा, आइडियल साइन 90 अपॉन cos, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर dl। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम बात करें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, और क्लोज पाथ के लिए ये क्या हो जाएगा, dl, क्लोज पाथ के लिए। देखो एक छोटा सा पाथ है, अगर पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पेरीमीटर जो इसका होता है। और फाइनली अपने पास हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ रहे हैं ना, ये क्लोज पाथ है, एक छोटा सा पार्ट है, पूरा का पूरा इंटीग्रेट डीएल किया तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर है, इसमें एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, ये जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे डीएल, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है ए। तो अगर इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे पूरे क्लोज पाथ के लिए, तो देखो यहां से चला क्लोज पाथ क्लोज पाथ क्लोज पाथ क्लोज पाथ, फाइनली यहीं आ गए, यानी ये हो गया 4a। बात आई समझ में? तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, तो डीएल को जब हम इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, और फाइनली हम बताएं b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 कितना I अपॉन आर, ये हो गया। काफी सिंपल है, जब आप चाहो तो ऊपर नीचे पाई का या 2 पाई का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन आर, ये भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप इन दोनों में कुछ भी यूज कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अब एक चीज और, आप कहोगे क्या, ये तो सिंगल टर्न है, अब पता चला एक और टर्न हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां डबल हो गई, एक और टर्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स हो गई, एक और टर्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो गई। और अगर हम बात करें फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो बी इक्वल टू क्या होगा, इसी की बात कर ले तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर, ये होगा। एक चीज समझिए, कई बार कहते हैं कि सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड और आर कैसे वेरी करेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखिए थोड़ा सा हम आ रहे हैं इस पर, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे था कि b इक्वल टू अपने पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। यहां देखने से हमारे पास 3 चीजें सामने आ रही है, सबसे पहले b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रही है, सेकंड क्या आ रही है हमारे पास, सेकंड आ रही है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो थर्ड आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यही आ रहा है ना 3, और तो कुछ है नहीं। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बताइए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का भी जो ग्राफ होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का ग्राफ होगा तो ये कहेगा कि हम भी भाई b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो यार हम भी स्ट्रेट लाइन होंगे, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, आप भी स्ट्रेट लाइन ही होगे। अब इसके बाद ये बात आती है b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r।
तो देखिए आपको पता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये जो ग्राफ होता है तो ये जो ग्राफ होता है y और x एक्सिस का, ये कुछ ऐसे होता है हाइपरबोलिक टाइप का। तो ये बताइए b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, यही होगा हाइपरबोला। ये बच जाएगा, कुछ नहीं करेगा दोनों ग्राफ में कहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। मान लीजिए कई बार ऐसी स्थिति आती है, थोड़ा समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि ये कह देते हैं कि दो लूप है, एक लूप ऐसे है, ये हो गया फर्स्ट लूप, और एक लूप ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लूप के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये करंट जा रही है, ये बाहर वाला है, अंदर वाला है, ध्यान से देखिएगा 2D 3D में यही आपसे दिक्कत होती है। ये नीचे वाला है ना, बाहर है, देखो थोड़ी सी सोच अगर आएगी तो चीजें चेंज हो जाती है। ये बाहर वाला है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां चली गई, पर B1, ये फर्स्ट लूप है, और ये सेकंड लूप है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड या तो इस तरफ होगी B2, या तो इस तरफ होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये है दूसरी, तो इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें जा रही है I। अगर दो यहां पे लूप है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक लूप ऐसे है तो दूसरा लूप ऐसे है, मतलब एक आपका वर्टिकल प्लेन में है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कितने एंगल पर होगा, 90 डिग्री पर। आपको कुछ नहीं करना है, जो B1 होगा उसको निकाल लेना है, म्यू नॉट अपान 2, और ये हो जाएगा I1 अपान A1। मान लो फर्स्ट का, ये जो फर्स्ट लूप है इसका जो रेडियस है वो है A1, और ये जो सेकंड लूप है इसका रेडियस है A2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B2 का क्या हो जाएगा, ये होगा म्यू नॉट अपान 2 I2 अपान A2। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, सिंपल। अब आपने कहा कि यार ऐसा तो है नहीं कि सर बता रहे हैं कि दोनों लूप ऐसे हैं। अगर मान लो एक लूप और दो लूप कुछ चेंज हो, एंगल पे हो, तो क्या होगा, तो ये आप खुद सोच के देखिए, बाकी इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। और अगर आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताते हो कि हाँ सर दोनों लूप्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है और हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक लूप से दूसरे लूप का क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी कि जब आप एक बार इसको समझिए, इसको बार कीजिए, उसको थोड़ा सोचिए डायग्राम लेकर। ठीक है, और आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आगे का जो पार्ट होगा, कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा है तो उस पर कैसे बनेगा, तो मैं उसको बताऊंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की। ठीक है, तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सहयोग आप लोगों का अच्छा मिल रहा है, शेयर कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।